हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हार्ड क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जो चैप्टर सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली आज के जो टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो थोड़े से ट्रिकी हैं या अच्छे हैं। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे बात चल रही है शुगर को डिजॉल्व करने की। तो शुगर प्लस वाटर की बात की गई है यहाँ पे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जब शुगर और वाटर को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब शुगर और वाटर को मिलाना कैसी प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस और आगे बढ़े तो हमें बाहर से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन के होने पर टेम्परेचर कम होता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। किसी काम को करने से तुम्हारी एनर्जी अगर लॉस होती है तो तुम्हें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही फंडा है। तो शुगर प्लस वाटर मिलते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि यहाँ पर हॉट वाटर तो आने वाला है ऑप्शन में। तो हॉट वाटर 2 ऑप्शन में है। अब बात यह है कि शुगर क्रिस्टल लें या फिर पाउडर। आप लोग जानते हैं कि अगर पाउडर फॉर्म लेंगे तो उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। तो होता क्या है कि जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो जब किसी लिक्विड में किसी गैस को मिलाया जाता है, ठीक है, किसी गैस को आप किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम बनाते हैं तो CO2 उसमें डिसॉल्व की जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ऐसा करने पर ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी जो है यानी कि गैस का डिसॉल्व होना जो है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो। तो मुझे बताओ ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सो या एंडो। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जा रही है ना। इसका मतलब इन दोनों के मिलने पर टेम्परेचर बढ़ता होगा, और तुम भी बाहर से टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हो, इसलिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो यहां से ये बात प्रूव होती है कि लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करने पर वो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर से गैसेस निकल जाएंगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस और डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए ये कैसी प्रोसेस होती है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए। तो एक बीकर है जो सॉल्यूशन कंटेन करता है ए का। ए मान लीजिए चीनी है, नमक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेशन पीपीटी बनने लग जाता है, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो उसमें पहले जो सॉल्यूशन बना था उसमें पूरा ए डिसॉल्व हो गया था। अब जब उसमें और ए डिसॉल्व किया जाता है तो वो ए जो है अब नीचे बैठने लग जाता है, पीपीटी बनाने लगता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे। तो पहले ए पूरा डिसॉल्व हो चुका था, यानी कि ए डिसॉल्व हो सकता है। अब और ऐड कर दिया है, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पे आंसर करने में बच्चों को गड़बड़ ये होती है कि सर सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड था ना, ऐड करने के बाद क्या बना वो बताना है। पहले सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, यानी कि जितना ए डिसॉल्व हो सकता था वो डिसॉल्व हो चुका है। अब आपने अगर उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है
तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन अब सुपर सैचुरेटेड बन चुका है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड जितना ऐड होना चाहिए था उतना हो चुका है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of a given liquid solvent does not depend upon। तो ये कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड की बात चल रही है, सॉल्यूट इसमें मिलाया गया है। दैट कैन बी डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट टू गिवन लिक्विड, तो किसी लिक्विड में किसी सॉलिड का डिजोल्व होना किस बात पर निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर अभी आप लोगों ने देखा, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, पानी में नमक मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, गुड़ मिला रहे हो, फर्क पड़ता है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब जैसे आप तुम नमक को तेल में डालो, पानी में डालो, तो सॉलिबिलिटी क्या है, अलग अलग होने वाली है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं करता है तो वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर का फर्क सॉलिड और लिक्विड पे नहीं पड़ता है, गैसेस पे पड़ता है, राइट। ये है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड बिकॉज, इसके ऑप्शंस थोड़े रेज हो गए हैं। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो अभी मैंने बताया किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का, लिक्विड एंड सॉलिड की सॉलिबिलिटी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे 10, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन सा वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन। ये सभी कंसंट्रेशन टर्म है, प्रेशर के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो हमारा लॉ भी यही होता है राउल्ट्स का, है ना, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। तो आप लोगों को याद होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, फिर यहाँ पे आता था आपका हेनरी कांस्टेंट KH, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, KH जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रेशर नजर आता है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नजर आता है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, तो स्लोप हमें यहाँ पर बतानी है। तो अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन जो है हमारा x एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये हो गया mx, तो स्लोप क्या है आपकी KH, तो हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे आपका स्लोप हो जाएगा, तो C विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि KH जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब यह है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉलिबिलिटी के, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम, और हेनरी कांस्टेंट किसी का ज्यादा आता है तो वो यही बताता है। तो अगर आप देखें तो पहले आपके पास AR है, फिर CO2 है, फिर HCHO है, फिर है आपके पास CH4। इनकी वैल्यूज अगर हम लिखते हैं तो पहले AR की वैल्यू हमारे पास है 40.39, देन हमारे पास है 1.67, उसके बाद है 1.83 इंटू 10 की पावर -5 एंड अगेन 0.413। तो ये है आपके पास, ऑर्डर लगाना है आपको इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी का। इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी मतलब सबसे पहले सबसे कम सॉल्युबल रखो, सबसे कम सॉल्युबल वो होगा जिसकी KH वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो AR आने वाला है, ठीक है। उससे ज्यादा KH वैल्यू किसकी है, फिर CO2 की है, फिर CH4 और HCHO में अगर हम देखें तो KH वैल्यू जो ज्यादा है वो है CH4 की, और लास्ट में आता है आपका HCHO। तो यू कैन मैच द आंसर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ओके, C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at higher altitude is due to। देखा, अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर क्या होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है। अब प्रेशर कम होगा तो आपके ब्लड के अंदर, आपकी वेन्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगी तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो तो गैस है, उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर। अब प्रेशर अगर लो है, तुम अगर ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल भी करोगे तो वो आपके ब्लड में उतनी डिसॉल्व नहीं हो पाएगी जितनी आपको चाहिए थी, ठीक है। भले ही आप कितनी ऑक्सीजन इनहेल कर लो, लेकिन उसको घोलने का काम, डिसॉल्व करने का काम तो प्रेशर का है। तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, जिससे सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन
सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड क्या हो जाती है, कम। इससे होने वाली प्रॉब्लम को एनोक्सिया कहा जाता है। तो किस वजह से हो रहा है फिर ये, हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर प्रेशर क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है। कहाँ गया, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि इंथैल्पी चेंज जो है अमोनियम क्लोराइड के लिए वो ग्रेटर देन जीरो आता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आता है, राइट। बताओ मुझे, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, एंडो या एक्सो, एंडो। एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव आता है। अगर प्रोसेस एंडोधर्मिक है यानी कि प्रोसेस के होने पर, इस काम को करने पर तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम इस काम को और करोगे, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉलिबिलिटी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो ये है। उसके बाद है द केएच वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इन वाटर इज 71.8। तो वाटर के अंदर केएच की वैल्यू ये है और बेंजीन के अंदर केएच की वैल्यू ये है। ये हमें बताता है, देखो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि केएच वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिबिलिटी के, ठीक है। सॉलिबिलिटी के इनवर्स होती है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए बेंजीन के अंदर केएच की वैल्यू क्या है, लो है। तो लो केएच इसका मतलब हाई सॉलिबिलिटी। इतनी बात तो क्लियर है। वाई पूछा है, तो वाई का रीजन ये है कि बेंजीन भी एक बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक की वजह से ये सॉल्युबल हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 13, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन एन ऑक्टेन। किसके अंदर मिलाना है, एन ऑक्टेन। तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात चल रही है। तो ये कैसा सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर जानते हो ना, ऑक्टेन कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो कौन सा ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहा है, हाँ इंक्रीजिंग। सबसे खराब होगा KCl, तो KCl सबसे पीछे आएगा क्योंकि KCl तो आयनिक बॉन्ड है। फिर उसके बाद मिथेनॉल, मिथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी जब आप इसको किस में मिलाएंगे, ऑक्टेन में। CH3CN, CH3CN भी पोलर होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N में सेपरेशन होता है C और N में, ठीक है, C पॉजिटिव और N नेगेटिव। उसके बाद बचे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा क्योंकि उसके पास भी कोई पोलर ग्रुप नहीं है। अब है अरेंज द फॉलोइंग, पार्शियली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है ये भी। तो पहला है फिनॉल। तो बच्चों देखो, फिनॉल जो होता है बताना किसके अंदर है, वाटर के अंदर। फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो फिनॉल क्या हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल। फिनॉल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो हाईली सॉल्युबल हो गया। फिर आता है टॉल्वीन। टॉल्वीन बेंजीन के ऊपर CH3, नॉन पोलर है, कंप्लीटली नॉन पोलर है, तो आप क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है। फिर आता है फॉर्मिक एसिड, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं स्टार्टिंग के, वो तो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो वो भी क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा, हाईली सॉल्युबल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2 CH2 ये OH, तो ये भी क्या होगा आपका, हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो CHCl3 यहाँ पे क्या है, वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहें, देख लेते हैं एक बार। तो इनसॉल्युबल कहा गया है इसे। अब इसमें पोलर तो होता है, पोलैरिटी तो होती है, लेकिन क्लोरीन बहुत बड़े एटम होते हैं तो ऐसे उतने इंटरेक्शन नहीं होते हैं। और कौन बचा, पेंटेनॉल एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको लगेगा होती है, लेकिन मैं आप हमेशा से कहते आया हूँ आप लोगों से, स्टार्टिंग के मेंबर्स ही करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो पेंटेनॉल क्या होता है आपका, पार्शियली सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल, क्योंकि बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप यहाँ पे ज्यादा आ गए। नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमसे पूछा गया सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले इंटरेक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ये 11th में एक चैप्टर हुआ करता था, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ आते थे। अब वो चैप्टर रहा नहीं, ठीक है, और इंटरेक्शंस जानना ज़रूरी है। तो इंटरेक्शंस की हम बात करते हैं जिनको वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस के नाम से आप जानते हैं। तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन बहुत टाइप के हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इसका एक और नाम है लंदन फोर्सेस, फ्रिट्ज लंदन के नाम पे नाम है, ठीक है, लंदन फोर्सेस। सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर, तो बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आपने कहा सर हमारे पास बहुत सारी आर्गन गैस है, तो आर्गन आर्गन के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा वो कैसा है, डिस्पर्जन फोर्स है। आपने कहा सर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो H और इनके बीच में तो कोई चार्ज सेपरेशन होगा नहीं, तो ये कैसे होंगे, आपके डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। क्लियर हुआ। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक तो प्योर डाइपोल होगा, एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगेगा पहले वाले की वजह से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब अगर एक परमानेंट डाइपोल है तो इसका मतलब ये है कि एक जो है हमारे पास पोलर है, लाइक HCl हो सकता है, और दूसरा हमारे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक आपके पास है HCl। अब आप जानते हैं कि HCl तो पोलर होता है, Cl नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव, और O2 कैसा होता है, O और O में तो कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन पहले वाले की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से रिपल्शन होगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, तो ऐसे चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। अब ये भी एक पोल की तरह बिहेव करने लगा है, तो इनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, फिर आता है हमारे पास डाइपोल डाइपोल। क्या आता है, डाइपोल डाइपोल। अब तो तुम्हें नाम से आइडिया आ गया होगा कि सर दोनों ही पोलर होंगे, लाइक HCl HCl, डाइपोल डाइपोल, पहला भी पोलर हो और इस Cl नेगेटिव के साथ कौन इंटर करेगा, फिर H, और ये भी पोलर हो, HF और HF, H पॉजिटिव F नेगेटिव, यहाँ भी H पॉजिटिव F नेगेटिव। अब तुम लोग जानते हो कि नीचे वाले को ही तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते थे, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ऊपर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नीचे वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन सारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होती है कि वहां पर एटम जो होते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होने चाहिए, एक्सेप्ट सम कंडीशंस, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर यहाँ आ जाते हैं, जैसे Cl था तो नहीं है, F है तो है, ऐसे यहाँ पर NH3 में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक तो वो हो जाता है आपके पास। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इससे स्ट्रॉन्ग आ जाता है डाइपोल डाइपोल के अंदर ही है हालांकि, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं डिटेल में, इंट्रा और इंटर दो होती हैं। तो एक HF होती ये भी पोलर पोलर के बीच में, दूसरा HF के साथ, एक NH3 दूसरे NH3 के साथ, एक H2O दूसरे H2O के साथ, है तो सब पोलर, डाइपोल डाइपोल के एग्जांपल है फिर ये भी, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्लियर हुआ। फिर एक लास्ट आता है आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये काइंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जैसा ही है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास एक Na पॉजिटिव था, पानी में गया, उसके बाद पानी के अंदर आप लोग जानते हैं कि वहां पर H2O क्या है, पोलर है। तो इस पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से कवर किया जाएगा कि इस पॉजिटिव के साइड
वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट आए, मतलब कि यहाँ पर OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, O नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, इस तरीके से अरेंज होंगे। ऐसे ही दूसरा हमारा जो एनायन होगा उसको भी वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ही सराउंड करेंगे, बस नेगेटिव के साइड इस बार कौन सा वाला पार्ट आएगा, उनका पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इस साइड पॉजिटिव दिखेगा, इस साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप के इंटरेक्शंस हैं जिसमें ऑर्डर अगर आपने ध्यान रखना है तो पहला है सबसे वीक डिस्पर्जन फोर्स, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और उसके बाद आता है डाइपोल, और फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आयन डाइपोल को बेसिकली इस क्लास में नहीं रखा जाएगा, तो इस तरीके की इंटरेक्शंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये इस बेसिस पे आपके एनसीईआरटी पे सवाल है, बट ये चैप्टर 11th में हुआ करता था तो इंटरेक्शंस वहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो बिना इंटरेक्शंस के काम चलेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला आप देखेंगे, सच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो किस तरीके का इंटरेक्शन इनके बीच में है, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में कौन सा इंटरेक्शन बताया था मैंने, लंडन फोर्सेस, ठीक है, क्या डिस्पर्जन फोर्सेस जिसे हम बोलते थे, I2 और CCl4। देखो I2 भी नॉन पोलर होता है, CCl4 में भी चारों तरफ आ जाते हैं, तो ये भी सब डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो दोनों ही कैसे नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर अगेन लंडन फोर्सेस। NaCl4 ये एक आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और ClO4 1 नेगेटिव, तो ये कौन सा होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फिर है मिथेनॉल एंड एसीटोन। देखो मिथेनॉल भी पोलर होता है, ठीक है, और एसीटोन भी हमारा कैसा होता है, पोलर होता है। एसीटोन भी हमारा कैसा होता है, पोलर होता है। तो ये रहा, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारे पास इंटरेक्शंस मिल जाते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जा सकता है इसे। फिर है एसीटोन नाइट्राइल यानी कि CH3CN, यहाँ पर भी चार सेपरेशन है, C पॉजिटिव N नेगेटिव। एसीटोन आ गया आपके पास अगेन, तो एसीटोन में आप जानते हैं, अभी मैंने नीचे ड्रॉ किया है उसे। तो ये भी कैसे इंटरेक्शन दिखाएंगे, डाइपोल। वाटर और अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जिसको हम डाइपोल कह सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। The air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is and 79% by volume respectively. The water is in. तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है एयर का, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज है 20% और नाइट्रोजन का परसेंट दिया है इसमें 79, में 80 ही ले लेता हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं इसको। तो ऑक्सीजन का है 20% एंड नाइट्रोजन का है आपके पास 80%, राइट। एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टोटल प्रेशर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 10 atm का, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो 10 atm है। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अलग अलग दिए हैं दोनों के लिए। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। तो वाटर के अंदर अगर ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है, तो कौन कितना प्रेशर लगा रहा होगा। तो आप जानते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है, तो हम करेंगे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर 10 atm है, तो ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, इस 10 का कितना परसेंट ऑक्सीजन की वजह से आएगा, 20%, तो ये आ गया 100 नीचे। KH कितना है वो देख लो, ऑक्सीजन की वजह से KH है बच्चा लोग 3.30 इंटू 10 की पावर 7।
अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो 10 है आपका वो किस में था, ATM में था, और ये जो दिया है आपको किस में है, HG में है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अब तो एक यूनिट कन्वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ HG। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। तो ऊपर 10 ATM था हमारे पास, 10 था तो 20 क्यों आया, 10 का 20%, ओके ठीक है। तो ये अपॉन 100 इंटू 3.30 इंटू 10 की पावर 7, नीचे क्या है HG, ऊपर ATM था तो 1 ATM की जगह मैंने रख दिया है 760 HG। आप कट सकते हैं ये, अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ आंसर कितना आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 4.61, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है कि NCERT की जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बहुत लेंदी कैलकुलेशंस हैं। ऐसी यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप कैलकुलेशन देखें, और NCERT के फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के आप कैलकुलेशन देखें तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। अब ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आप यहाँ रख लेंगे और हेनरी कांस्टेंट उसके लिए रख लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपके पास, कितना था 20%, सॉरी 10 ATM था, तो 10 का 80% इसने ऑक्यूपाई किया था। फिर नीचे KH आ जाएगा और ऊपर 760 कर दोगे इसमें भी चेंज करने के लिए। KH हम देख लेते हैं कितना है इसके लिए। इसके लिए KH है 6.51 इंटू 10 की पावर 7। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 9.22 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 के -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन बोल रहा है, यानी कि C2H6। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 ग्राम इंटू 10 के -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। तो इसका प्रेशर दिया है 1 बार। जब मीथेन का मास कितना है उसके अंदर 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। फिर ये कह रहा है इफ द सॉल्यूशन वर टू कंटेन, अगर सॉल्यूशन में मीथेन का मास 5.0 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम होता तो इथेन का प्रेशर कितना होगा, तो इथेन कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये आपको बताना है। तो इस बार इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबको ये तो समझ में आ जाता है कि हेनरीज लॉ लगने वाला है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मास का क्या करेंगे यहाँ पे। तो हेनरीज का एक और स्टेटमेंट है, ठीक है, कि डिसोल्यूशन ऑफ मास, कितना मास डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है जो हेनरी कांस्टेंट के जैसा तो नहीं है, तो के इधर आता है इस बार। जबकि आप वैसे जब हेनरीज लॉ लगाते हो तो आप बोलते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फिर हेनरी कांस्टेंट इस साइड आता है, तो ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके की नॉर्मल कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, पहली वाली कंडीशन पे हम लगाते हैं, तो m इज इक्वल टू k इंटू पी, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, राइट। तो m है आपके पास 6.56 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k, हम यहाँ से निकाल लेंगे, p हमें दिया है 1 बार। यूनिट का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 6.56 इंटू 10 की पावर -3। तो मैं हमेशा ही बच्चों को सजेस्ट करता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन कि बेटा आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जब भी करें तो यूनिट आप ब्रैकेट में लिखते हुए चलें, तो आपकी थोड़ी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होंगी। ये आया। अब दूसरी कंडीशन लगाओ कि m डैश इज इक्वल टू, k तो वही रहेगा कांस्टेंट है, p डैश हमें निकालना है। तो m डैश है इस बार 5 इंटू 10 की पावर -2, k नीचे चले जाएगा उसके, तो 6.56 इंटू 10 की पावर -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आंसर बार में आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर की यूनिट होती है बार, तो ये आ रहा है 7.62 बार। तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा 7.62। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। ओके,
उसके बाद है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, ठीक है, KH आपको दिया है फॉर वाटर CO2 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। तो प्रेशर कितना दिया है, जो CO2 लगा रही है वो है 2.5 ATM, ठीक है। अब आपने निकालना है अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ CO2 500 ml के अंदर, ठीक है। तो पहले तुम मोल फ्रैक्शन निकालो, कुछ मत ज़्यादा दिमाग लगाओ। हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला पता है, जो अमाउंट निकाल सकते हो वो तुम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही निकाल सकते हो पहले। तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा KH अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो KH कितना दिया है आपको, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। प्रेशर ऑफ CO2 किसमें दिया है, 2.5 ATM। अब देखो तुम यूनिट नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाती ना, ऊपर पास्कल है नीचे ATM है। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1 ATM और 1 बार ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप 10 की पावर 5 पास्कल। तो ATM की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं फिर अब पास्कल, नहीं तो ये हो जाता है रास्कल। 10 की पावर 8 पास्कल था ये, अब हमने 1 ATM की जगह भी रख दिया 10 की पावर 5 पास्कल। अब हम इन्हें सेम यूनिट अब देख सकते हैं, अब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आएगी। और इसे जब आप कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेंगे आप उसे, ठीक है। तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 1.50 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेटर भी सही यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब हमें मोल फ्रैक्शन को ओपन करना है। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी वाटर के कंपैरिजन, वाटर बहुत ज्यादा होगा, गैस बहुत कम होगी, तो आप नीचे वाले पार्ट में से वाटर में कितना ही CO2 ऐड होगा मोल्स, तो आप नीचे सिर्फ लिख सकते हैं सर H2 के ही मोल ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात जब तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें ये पता है कि ये हमें गिवन है, ये अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला था, 1.50 इंटू 10 की पावर -3, ये तुमने निकाला है। अब n हमें निकालना है CO2 के लिए। अब वाटर के लिए क्या करें, तो मैंने पहले ही लेक्चर में भी क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर वाटर की डेंसिटी नहीं दी है तो उसे प्योर वाटर मानोगे, ठीक है। प्योर वाटर मान लेने का मतलब साफ हो जाता है कि 1 लीटर मतलब 1 किलो और 1 ml मतलब 1 ग्राम। तो यहां पर 500 ml सोडा वाटर है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो 500 ml है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, H2 का मास चाहिए, नीचे मोलर मास तो चलो 18 आ ही जाएगा, तो तुम्हें ये चाहिए। अब मैंने कहा 1 ml मतलब 1 ग्राम, तो तुम कहोगे सही सीधी सीधी सी बात है, यहाँ 500 ml है तो आप 500 ग्राम रख दीजिए, क्यों इतना घुमा फिरा रहे हैं। तो मैं बेटा ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि तुम बाद में समझो तो तुम सोचोगे यार कि ये तो सोडा वाटर है, ये तो सॉल्यूशन है और हमें तो यहाँ सॉल्वेंट चाहिए, खाली वाटर का चाहिए, ये तो वाटर प्लस CO2 का है। तो अगेन CO2 को नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है ना बहुत कम अमाउंट है, इसीलिए हम सॉल्यूशन के मास को भी यहाँ पे सॉल्वेंट का ही मास मान रहे हैं। तो फाइनली हम क्या रख देंगे, 500 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो बस यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका CO2 आ जाएगा, और CO2 आपका आ रहा है 0.0416 मोल। हम मोल का फॉर्मूला जानते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 44, बस इससे मल्टीप्लाई कर लो 44 को उधर बेच के, तो आपका आंसर ग्राम में भी आ जाएगा, ठीक है, 1.83 ग्राम आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज, KH आपको दिया है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 2, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। तो मोल फ्रैक्शन कौन सी गैस है, मीथेन,
तो प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो प्रेशर दिया है 760 mm ऑफ Hg में ही दिया है। KH आपको दिया है 4.27 इंटू 10 की पावर 5, तो यूनिट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, mmHg में दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन यहां से निकल जाएगा। तो 760 डिवाइडेड बाय 4.27 इंटू 10 की पावर 5, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे और ये आ रहा है 1.78 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मोलैलिटी से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द सॉलिबिलिटी ऑफ BaOH का होल ट्वाइस डॉट 8H2O इन वाटर इज 5.0 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो पहले तो मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, लेकिन मोलैलिटी निकालनी है हाइड्रोक्साइड आयन की, सिर्फ OH नेगेटिव की, तो पहले पूरे की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालते हैं सिंपल। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है, ये है हमारे पास। तो गिवन मास कितना ग्राम है इसके अंदर, BaOH का होल ट्वाइस डॉट 8H2O 5.6 ग्राम। इसका मोलर मास मैं देख लेता हूँ, एग्जाम में आपको गिवन होगा। तो इसका मोलर मास है 315। सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम पानी के अंदर मिलाया गया है। केजी में चाहिए होता है तो ऊपर 1000 कर लेंगे। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.180 है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। इससे क्या पता चला तुम्हें, ठीक है। लाइट कट ऑफ हो गया है तो यहाँ से आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी, बस लास्ट क्वेश्चन है तो क्या ही इंतजार करें, ठीक है, पावर के आने का। तो यहाँ पर मोलैलिटी आपके पास आ गई है। तो ये आपके, अगर आप फॉर्मूले को देखें तो वो है BaOH का होल ट्वाइस डॉट 8H2O। इसे अगर आप ब्रेक करते हो, ये एक मॉलिक्यूल, एक मोल है, एक मोल को तोड़ोगे तो कितने OH नेगेटिव निकलेंगे, 2। तो इसकी जो मोलैलिटी आएगी वो इसका डबल है, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखो, अगर तुम 1 kg के अंदर कितने मोल हैं, 0.118 मोल, जबकि OH नेगेटिव के कितने होंगे, फिर उसका ट्वाइस होगा। तो बस आंसर आ गया 0.36। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है और तो इसको जरूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।